नमस्कार, किसान समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर में वृक्षारोपण योजना लागू करने को मंजूरी मिली। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ नेफेड के सहयोग से अभियान को मंजूरी। उद्यानिकी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि का है लक्ष्य। केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों की आय दोगुनी करना है सरकार का मकसद। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 14.26% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित। उधमपुर का ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना। ट्यूलिप गार्डन में लगा पर्यटकों का तांता। एशिया का है सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। फ्लोरिकल्चर विभाग की तरफ से लगाए गए लाखों ट्यूलिप। और 100 दिनों के लिए बारिश की बूंद बूंद पानी को सहेजने के लिए पहल। कैच द रेन अभियान का है मूल मंत्र। बारिश का पानी जब भी और जहां भी गिरे उसे बचाने की मुहिम जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की योजना। बारिश के पानी को जल स्रोतों में ठहराने की पहल। समाचार अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक परिषद ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह काम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ नेफेड के सहयोग से किया जाएगा। इस अभियान से उद्यानिकी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी और किसानों की आय भी दोगुनी होगी। किसानों पर केंद्रित इस योजना में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी और लीची जैसे फलों के पौधे लगाने पर खास जोर दिया जाएगा। योजना में किसानों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साल 2021 और 22 का बजट पेश किया। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं। इस बजट में किसानों को राहत देते हुए अजीत पवार ने कहा है कि जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। ब्याज पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। प्रदेश में खुलेंगे 4 नए कृषि विश्वविद्यालय। इन यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को राज्य सरकार 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। जो आएगा वह बिकेगा योजना के लिए सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और अब फूलों के बीज महकाएंगे फतेहपुर के किसानों की किस्मत। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा विदेशी फूलों के बीजों का उत्पादन शुरू हुआ है। किसानों को परंपरागत खेती के अलावा इस तरह की खेती से कई ज्यादा गुना मुनाफा मिल रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के खेसन गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एक नया प्रयोग हुआ है। अमेरिकन व यूरोपीय देशों में पसंद किए जाने वाले अंग्रेजी फूलों की खेती शुरू की गई है। इन फूलों के बीज की पैदावार करने और फिर इन बीजों को पंजाब और साउथ की कुछ कंपनियों को बेचने की कवायद होगी। मैं सोचा कि अपने प्रदेश या अपने जिले के किसानों को किस तरह जोड़ा जाए, उनकी माली हालत को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस कार्य के लिए मैंने खुद एज ए किसान अक्टूबर में मैंने कहा पहले मैं खुद करता हूँ, स्वयं करता हूँ और करके ये बताया जाए कि इसमें इतना तक हो सकता है। मुख्यतः ये पंजाब इसमें अग्रणी है, इसके बाद साउथ इंडिया में है। तकरीबन 6-7 कंपनियां हैं, 6-7 जो संगठन है जो इसमें काम कर रहे हैं और वो तकरीबन 110 कंट्री में जो है सीड को प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं और इंडिया जो है फ्लोरिकल्चर सीड प्रोडक्शन में काफ़ी लीडिंग स्थिति में आ चुका है। इस समय 10 बीघे खेत में 9 किस्म के फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। प्रगतिशील किसान शिवपूजन सिंह इसकी देख रेख में लगे हुए हैं। नवंबर महीने में बुआई की गई है और अब फूल निकलने लगे हैं। बुआई से लेकर पैदावार तक करीब 20,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आया है, लेकिन मुनाफा 1.5 से 2 लाख रुपए तक होने का अनुमान है। फूल के बीज के उत्पादन के बारे में जानकारी मिली तो हमने 9 वैरायटी फूल लगाए। तकरीबन 1 एकड़ में 15,000 इसकी लागत आती है, लेकिन इसकी आमदनी धान गेहूं से 3 या 4 गुना ज़्यादा है। मान लीजिए 1 एकड़ में अगर गेहूं होता है 30,000 का, तो ये 1 लाख से
1.5 या 2 तक। तो उस हिसाब से हमें अच्छा लगा कि इससे जो है किसानी करने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति के सुधार भी रहेगा। देखा जाए तो परंपरागत खेती से किसानों को जरूरत के मुताबिक फायदा नहीं मिल पाता। पंजाब की तर्ज पर फूलों की खेती कॉन्ट्रैक्ट पर करके 3 से 5 गुना आय करने की पहल शुरू की गई है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को जोड़ा जाएगा और उन्हें फूलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। यहाँ मैंने देखा और जो जानकारी ली उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि जो धान गेहूं की परंपरागत खेती है उससे वो इनकम हम लोग नहीं प्राप्त कर पा सकते हैं जितनी इनकम यहाँ फूलों की खेती, फूलों को के बीज बनाकर उनको बेच करके जितनी इनकम प्राप्त की जा सकती है। इस सोच के पीछे मकसद है कि सीमांत किसानों को तकनीकी ज्ञान देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। फूलों की खेती और उनके बीज उत्पादन से किसान 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमा सकता है, जबकि इसमें प्रति एकड़ खर्च करीब 15 से 20,000 रुपए आता है। हम धान गेहूँ की खेती करते हैं, उसमें हमको प्रॉफिट नहीं आ रही है। इन शिवपूजन सिंह फूल की खेती करा रहे हैं, इनको हम देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि इसी तरीके से हम भी करें। इनसे कहेंगे कि हमको ये बीजा हमको दिया जाए और अपना जैसा हो तैसा अपना ये बीजा का हमको समझ के दे देना और हमसे उसी तरीके से लेना है। हमको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रही है। इस खेती के लिए पॉली हाउस की जरूरत नहीं होती और ये खुले आसमान के नीचे हो रही है। इन फूलों के बीज उत्पादित कर किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हो सकेगी। इस तरह के विदेशी फूलों के बीज उत्पादन करने वाला फतेहपुर यूपी का पहला जिला होगा जो यहाँ के किसानों की 5 गुना तक आय बढ़ा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फूल बदल रहे हैं किसानों की किस्मत। और उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे अभियान के तहत जैविक खेती की जा रही है। गंगा नदी के दोनों छोरों पर मौजूद किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही किसान अपने उत्पादों को ब्रांड के रूप में चमोली जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए उद्यान बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इससे एक और किसानों की आय में तो इजाफा हुआ ही है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक पानी सीधे गंगा में जाने से निजात भी मिली है, जिससे गंगा भी साफ हुई है। नमामि गंगे मुहिम के तहत गंगा किनारे दोनों छोरों पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। मकसद है कि रासायनिक जल गंगा की धारा को प्रदूषित ना करे। चमोली जिले में कुल 11 क्लस्टर में 550 किसानों को जोड़ा गया है। 220 हेक्टेयर में खेती की जा रही है। 11 क्लस्टर जनपद के अंतर्गत चयनित किए गए थे, जिसमें विकासखंड जोशीमठ है उसमें 2 क्लस्टर थे। विकासखंड ये दशोली में हम इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 क्लस्टर थे। और इसी तरीके से एक आगे इसका विकासखंड है कर्णप्रयाग, वहाँ पर 4 क्लस्टर थे। तो ये हर एक क्लस्टर लगभग 20 हेक्टेयर का था। तो इस तरीके से नमामि गंगे के तहत जो हमने शुरुआत की थी वो 220 हेक्टेयर से की थी। 220 हेक्टेयर में लगभग हमने 550 किसानों को जोड़ा था। हमने गोलीम गांव का दौरा किया। 90 परिवारों के इस गांव में लोग जैविक खेती से जुड़े हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत आज गांव में ड्रम, स्प्रे मशीन और ये जैविक पिट बनाने के जो है वो मिले हैं। इसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले लोग अपने गोबरों को जो है नाली में डाल देते थे, जिससे हमारा प्रदूषण भी, नदी भी जो है दूषित हो रहा था। आज जो है उस गोबर को इस जैविक पिट में डाल के लोग इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में इसका जैविक उत्पाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और अपना शुद्ध जैविक खेती कर रहे हैं। चमोली जनपद में एक खास पहल हुई है। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए उद्यान बाजार खोला गया है, जिसके तहत गंगा किनारे खेती कर रहे किसान अपने ब्रांडेड उत्पादों को यहां लाकर बेच रहे हैं, जिसके खरीदार भी खूब हैं। हमारे कम से 10-15 प्रोडक्ट आते हैं सर, जिसमें सर मतलब गैस की दाल हो गई और राजमा हो गया और सब्जियां होगी सर, राई होगी और गोभी, अदरक और सर ये जैसे मतलब पिनालू, तेड़ो गांव का सर, ये वाले प्रोडक्ट आते हैं।
गोपेश्वर के इस उद्यान बाजार में आप देखेंगे कि नमामि गंगे के तहत जितनी भी वहाँ किसानी खेती हो रही है, वहाँ के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज़िले के जितने भी प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो मुनाफा है वो सीधा किसानों तक पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर भी वो किसान आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, गोपेश्वर। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 14.26% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 673.53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का धान खरीदा गया। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कि कुल खरीद का 30.11% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 98,55,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,12,421 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को फायदा हुआ। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसानों को फायदा मिला। वहीं किसानों से MSP पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,068 कपास गांठें खरीदी गई। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से हुई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52,40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। और अगले साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की है। क्या है इसके मायने और भविष्य की कार्य योजना पर इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और आज़ादी का जो जश्न है युवाओं में किस तरह आगे प्रसारित होगा। जी, ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, किस तरह देखते हैं इसको? बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च का शुरुआत जहाँ से हुआ वहीं साबरमती से कार्यक्रम का लॉन्च हुआ और हम लोग दिल्ली में कल्चर मिनिस्ट्री, हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री तालमेल करके बहुत अच्छी कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और ये आज़ादी का 75 वर्ष का उत्सव जिसको अमृत महोत्सव के नाम से इसको आयोजन किया जा रहा है, ये पूरे देश के युवाओं के सोच को बदल डालेगी। क्योंकि आज़ादी प्राप्त हुए अब 74 इयर्स हो गए हैं, 74 वर्ष, और 75 वर्ष की ओर हम जा रहे हैं। और 75 वर्ष में हम कहाँ पहुँचे, देश किस स्थान पर खड़ा है और आगे हमको कहाँ पहुँचना है, ये बड़ा लक्ष्य तय करके जा रहे हैं। मैं बहुत खुशी हूँ कि इस महोत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिला। हज़ारों हमारे युवाओं के साथ इस महोत्सव में हम लोग सब एकत्रित होकर मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल के साथ साथ आत्मनिर्भरता की बताया कि दांडी ये जो मार्च था वो नमक सत्याग्रह एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। तो इस महोत्सव के दौरान आत्मनिर्भर भारत की किस तरह संकल्पना दिखेगी? ये आत्मनिर्भर भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए ही ये महोत्सव का एक उद्देश्य है कि सब कुछ हम अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर के देश को मजबूत बनाएं। यही तो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है कि अपने आप दुनिया के सामने में कैसे खड़ा होना है भारत देश को। ये बहुत अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश मना रहे हैं। हम लोग सब जुड़े हुए हैं और सारा देशवासियों को मैं भी अपने ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ये केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिनका मानना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए हम देश के उन अनसीन हीरो को राष्ट्र और समाज के सामने लाएंगे जो कभी दिखे नहीं। इसके अलावा दूसरा जो काम होगा वो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना युवाओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव के जरिए फैलाने के जरिए होगा। मेरे सहयोगी संजीव के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए महिला सशक्तिकरण, कृषि और सिंचाई पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला गया है, क्योंकि महामारी के कारण लोग पहले से ही परेशान हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2019 और 20 की तुलना में 2.6% कम हो गया है। बजट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बोनस देने का भी प्रस्ताव है। बजट में पंजीकरण और स्टैम्प शुल्क से 12,655 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश का राजस्व घाटा 15,134 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 59,240 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2021 और 22 के अंत में कुल देनदारियों का अनुमान 4,57,899 करोड़ रुपए है। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में किसान इलायची में निराई कर लें। इलायची के खेत में सिंचाई भी करें। साथ ही आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर लें। यहीं सरसों की कटाई करते रहें। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही सरसों के खेत में किसान निराई भी करते रहें। किसान मक्के के खेत में भी निराई कर लें। किसान मक्के की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान धान के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली की बुआई कर लें। इसी तरह भिंडी की भी बुआई करें। इस समय भिंडी में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में भिंडी में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में किसान धान के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही किसान धान की रोपाई भी कर सकते हैं। इस समय धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही प्याज के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज के खेत में ही किसान निराई और गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं। यहाँ मूंग और उड़द की कटाई किसान कर लें। साथ ही टमाटर की रोपाई करते रहें। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा लोबिया और बीन्स की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही किसान कद्दू और खीरे की बुआई करें। साथ ही किसान सरसों की फसल की अब कटाई कर लें। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी आलू के खेत में सिंचाई किसान करते रहें। साथ ही ओडिशा में सूरजमुखी और मूंग की बुआई कर लें। केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को वेस्ट से वेल्थ और इको फ्रेंडली पर्यावरणीय हेल्थ से जुड़े नवाचारों के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से पेंट तैयार करवाने का नवाचार कर गोबर को गोवर्धन में तब्दील कर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का नवाचार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मसले पर बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी को हमेशा वेस्ट से वेल्थ में नवाचार के लिए जाना जाता है। बीते दिनों इन्होंने बायो सीएनजी से अपने ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके एक नवाचार देश के सामने रखा। अभी हम आपके घर पे मौजूद है। हमारे मंत्री जी ने अपने घर पे गाय के गोबर से पेंट करवा के दीवार तैयार की है। सामान्य पेंट और जो गाय के गोबर से जो पेंट किया गया है उसमें सर क्या खास अंतर है? देखिए, हमारे मार्केट में जो डिस्टेम्पर और एनिमल पेंट मिलता है वो दोनों पेंट हमने गाय के गोबर से खादी ग्राम उद्योग कमीशन में जो कुमारप्पा हमारा इंस्टीट्यूट है जयपुर में, वहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया। इसकी विशेषता पहली ये है कि पेंट के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एनिमल पेंट के और डिस्टेम्पर के, वो पूरे स्टैंडर्ड पूरे करता है। यानी आज मार्केट में जो भी पेंट है उस पेंट में स्टैंडर्ड की 3 लेबॉर्ट्रीज का सर्टिफिकेशन है, पूरा करता है। इसके अलावा उसमें 8 अलग फीचर्स हैं जो उस पेंट में, केमिकल पेंट में नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी है। मैं चाहता हूँ कि हर गांव में जानवर है तो हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खुले। 12 से 15 लाख रुपए में फैक्ट्री खुल जाएगी और डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट गाँव में बनेगा। उसकी हमने फिल्म भी तैयार की है और उसका ट्रेनिंग भी शुरू हुआ है।
अब देखिए ये जो पेंट है ये मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, ये गोबर से बना हुआ है और एक रिनाउंड कंपनी का पेंट जो है वो लगा हुआ है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं। और इसलिए अब अपने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो, जहाँ हम लोग ब्रांडेड पेंट ले रहे हैं उसके बजाय अगर ये प्राकृतिक पेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें इकोनॉमिक्स ऐसा है कि 1 किलो गोबर 5 रुपये किलो से खरीदी किया जाएगा। अब किसान के पास समझो 10 जानवर है और उसके पास एक गाय है, साधारणतः मिनिमम 15% मैक्सिमम 15 किलो या 25 मैक्सिमम 25 किलो 30 किलो तक देती है गोबर। और अब सब गोबर इकट्ठा किया तो एक किसान के घर में समझो 100 किलो निकला, तो 5 रुपये का भाव पकड़ लिया तो 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये अगर रोज के मिलेंगे तो 30 दिन के लिए उसको 15,000 रुपये महीना मिल गया। तो ये पेंट से बनेगा। फिर गाय का गोमूत्र और व्यक्ति यानी हमारे पुरुषों की यानी मानव जाति की यूरिन, दोनों को मूत्र जो कहते हैं, दोनों को मिलाकर हम बाल जो होंगे, तो चाहे जानवरों के बाल हो, आदमी के बाल हो, किसी के भी हो, वो काट कर हम एमिनो एसिड बनाते हैं और वो भी काफ़ी मार्केट है, उसको प्लांट बूस्टर करके उसका उपयोग होता है। तो इससे किसानों का भी फ़ायदा होगा। तो आज किसानों में आज ये पेंट की फैक्ट्री हर गांव में लगे। अब ये 1001 फैक्ट्री का प्रपोजल आया है और बड़े प्रमाण पर लोग इसको अनुभव कर रहे हैं कि बहुत फ़ायदे का है। पेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा है और ये ग्रामीण भारत में कम से कम 50 लाख लोगों को रोज़गार दे सकता है। इसको कोई अगर स्टार्टअप के तौर पे शुरू करना चाहे तो इसके लिए क्या करना होगा? खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा 5,000 रुपये भरकर 7 दिन का कोर्स जयपुर में चल रहा है, पर उसमें इतनी वेटिंग लिस्ट है, इतने लोगों ने अप्लाई किया है। तो अभी मैंने क्या किया, हमने इसकी एक फिल्म बनाई और वो फिल्म बनाकर एक समय ऑडिटोरियम में हमने एक स्क्रीन तैयार किया है और एक समय 2200 लोगों को दिखा सकेंगे। तो उसका ट्रेनिंग शॉर्ट में और वो बताकर फिर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। अब ये बड़े प्रमाण पर पैदा हुआ है, लोग पेंट भी खरीद रहे हैं, फैक्ट्री भी खोलना चाहते हैं। ये जो किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, वो इससे निश्चित पूरा होगा। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये कि अब कोई गाय को बेचेगा नहीं, क्योंकि दूध से पैसा मिलेगा और फिर गोबर और उसके गोमूत्र से पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कोई गाय भैंस बेचेगा ही नहीं, कोई खाटिक के पास काटने के लिए नहीं जाएगी। तो एक प्रकार से गोहत्या बंदी करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है कि इसका वैल्यू एडिशन इतना हो जाएगा कि निश्चित रूप से लोगों के लिए गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, गांव में इंडस्ट्री खुलेगी। और पर्यावरण के दृष्टि से इसके 8 फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे केमिकल पेंट में नहीं है, वो इसमें है। पुराने ज़माने में सर जो कच्चे घर थे उनको गाय के गोबर से लीपते थे, वो पवित्र बनते थे। आज जो मॉडर्न मकान बन रहे हैं, आपने एक नया इनिशिएट किया है, इनको भी इससे अगर अपन कलर पेंट करेंगे तो एक नवाचार भी होगा, ट्रेडिशनल जो भारत की वैदिककालीन संस्कृति भी बचेगी। पुरानी संस्कृति में जो था उसमें ये देखने के बाद अब उसको विश्वास बैठता है। इसका साइंटिफिक सोल्यूशन ही निकला हुआ है कि आप अगर पुराने समय गाँव में गोबर से वो पूरी तरह घर में हम लोग दीवार को ये करते थे, अब उसी प्रकार से उसके फ़ायदे थे। कोई फंगस नहीं लगता था, स्मेल नहीं आता था। अभी इसमें केमिकल पेंट में स्मेल आता है, वो इसमें नहीं आता, फंगस नहीं लगता, इको फ्रेंडली है और वर्ल्ड की लेबॉर्ट्री की जो स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर पूरी तरह से स्टैंडर्ड को पूरे करने वाला है। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं MSME मंत्री नितिन गडकरी, जिनका मानना है कि वो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर न केवल गोधन को उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने के साथ साथ उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का काम भी कर रहे हैं। मेरे से कैमरामैन मूर्ति रंजन महापात्रा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में वृक्षारोपण योजना लागू करने को मंजूरी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ नेफेड के सहयोग से अभियान को मंजूरी। उद्यानिकी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि का लक्ष्य। केंद्र शासित प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना मकसद। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 14.26% की वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित।
ऊधमपुर का ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना। ट्यूलिप गार्डन में लगा पर्यटकों का तांता। एशिया का है सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। फ्लोरिकल्चर विभाग की तरफ से लगाए गए लाखों ट्यूलिप। और 100 दिनों के लिए बारिश के बूंद बूंद पानी को सहेजने के लिए पहल। कैच द रेन अभियान का है मूल मंत्र। बारिश का पानी जब भी गिरे और जहां भी गिरे उसे बचाने की मुहिम। जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की योजना। बारिश के पानी को जल स्रोतों में ठहराने के लिए पहल। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।